नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास MCQ क्वेश्चन है। टोटल आपके 7 चैप्टर हैं, जिसके मैंने पहले भी कई सारे पार्ट में वीडियोज ला रखा है। 3 पार्ट के वीडियोज हमने पहले भी लाया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स के साथ सारे कुछ बताया था। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जितने थे उन सभी के वीडियोज लेके आया था, और उसमें जितने भी चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका एग्जाम में आने की संभावना थी उन सभी को बताया था। अब बच हमारे पास गया था MCQ। तो आज हम क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास के MCQ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? मेसोपोटामिया सभ्यता, पहले चैप्टर में ज्यादातर चीजें हमें मेसोपोटामिया के बारे में ही पढ़ना है, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है। हमने इसमें मेसोपोटामिया से जुड़े हुए जितनी भी जानकारियां थी उसको पहले भी समझाया है। लेकिन अगर बात हम MCQ क्वेश्चन की करें तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 नंबर तक के। उसमें आपको पूछा जा सकता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी खूबियां हैं जिसमें मेसोपोटामिया को इतना बेहतर बनाया, इतना अच्छा बनाया। तो पहला ऑप्शन कहता है शहरी नगरीय सभ्यता। मेसोपोटामिया के अंदर आपको पता है ना कि शहरी सभ्यता भी अच्छी थी, नगरीय सभ्यता भी अच्छा था। लेखन कला का विकास भी सुमेर में हुआ था 3100 ईसा पूर्व। ये सारी चीजें भी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तीसरा पॉइंट कहता है सुदूर देशों से व्यापार। सुदूर देशों से व्यापार कहने का मतलब है दूर दराज के देशों में जाके व्यापार करना। और चौथा पॉइंट कहता है उपरोक्त सभी। तो देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर बात करें तो ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें पहला शहरी और नगरीय सभ्यता आता है, दूसरा लेखन कला का विकास आता है, तीसरा सुदूर देशों से व्यापार आता है। मतलब दूर दराज के जगहों पर जाके ये चीजों का व्यापार किया करते थे। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें आती है? तो ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, वारका शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले तो आप वारका शीर्ष के बारे में जान लीजिए। वारका शीर्ष प्राप्त कहां से हुआ था? उरुक से हुआ था। उरुक मेसोपोटामिया का एक बहुत ही अच्छा शहर था, व्यापारिक केंद्र वाला शहर था। और वारका शीर्ष जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। वारका शीर्ष मूर्ति कला का, चित्रकला का एक उदाहरण है, जिसमें एक महिला के मूर्ति के शीर्ष को दर्शाया गया, मतलब सर को दर्शाया गया है। संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था ये। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वारका शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे वारका शीर्ष उरुक से प्राप्त हुआ था। हालांकि उर भी मेसोपोटामिया के अंदर का ही शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, व्यापारिक केंद्र था। मारी भी वही है, बेबीलोन। लेकिन यहां पे आपको उत्तर अगर वारका शीर्ष की बात आएगी तो उरुक को लेना है। ऑप्शन 2 जो है, नंबर 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एन मरकर किस शहर का शासक था? तो एन मरकर जो था वो भी उरुक का शासक था। उरुक, क्योंकि मेसोपोटामिया के जितने भी शहर थे उस शहरों के हिसाब से शासक अलग अलग थे, राजा अलग अलग था। अलग अलग तरह के राजा अपनी अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के साथ अपने शहरों पर शासन करता था, अपने शहरों में व्यापार चलाता था, व्यापार के मार्ग को प्रशस्त करता था। तो एन मरकर जो था वो उरुक का ही शासक था, उरुक का ही राजा था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला और फूला भी? फला फूला कहने का मतलब है बहुत ज्यादा विकास करना। तो शाही राजधानी के रूप में, शाही राजधानी का मतलब क्या होता है? जहां पे राजाओं का निवास होता है। तो शाही राजधानी के रूप में कौन सा ऐसा सिटी था जो खूब फला और फूला है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है मारी, दूसरा है उर, तीसरा है उरुक और चौथा है बेबीलोन। तो शाही राजधानी के रूप में जो शहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, खूब व्यापार में तरक्की किया, सबसे ज्यादा और शहरों के मुकाबले नाम कमाया, वो था बेबीलोन। नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए, उकेरने का मतलब होता है खोदना,
किसी चीज के, मान लो कि किसी चीज के ऊपर मिट्टी वगैरह लगा हुआ हो, उसको अगर हमें हटाना है तो उसे उकेरना ही कहते हैं। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए, पत्थर पर किसी प्रकार के छाप को डालने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? किस धातु के औजार के माध्यम से वो पत्थर पर उन छपाई को उकेरता था, मतलब कि बनाता था? पहला है तांबा, दूसरा है कांसा, तीसरा है लोहा और चौथा है टीन। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में पत्थर की जो मुद्रा बनती थी उस पे उकेरने के लिए, छाप बनाने के लिए कांसा का उपयोग किया जाता था। कांसा से बनाए गए औजारों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन 2 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? मतलब मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो हमारे पुरातत्वविदों को पता चला, हमारे इतिहासकारों को पता चला, वो भाषा कौन सी है जिन्हें हम अभी तक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं? पहला हमारा सुमेरी है, दूसरा अक्कदी है, तीसरा क एवं ख दोनों है और चौथा कोई नहीं है। तो देखिए, सुमेरी भाषा जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा के रूप में जाना जाता है। 3100 ईसा पूर्व, 3100 ईसा पूर्व इसकी मतलब की चीजों को देखा जाता है, ये वहां पे मौजूद था, इसका निर्माण हुआ था, इसका विकास हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता में तो अलग अलग धर्म, संस्कृति, बोलचाल, भाषा था, लेकिन मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जो भाषा है वो सुमेरी था, उसके बाद अक्कदी था, अरमाइक भी था। ये तीनों भाषा सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग, वहां के समाज के लोग, उस संस्कृति में रहने वाले लोग उपयोग करते थे। ये भी प्रश्न रहेगा, मेसोपोटामिया में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी थी? तो एक भाषा तो नहीं था, क्योंकि विविधता था वहां पे भी। तो विविधता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग देश, भाषा, संस्कृति के लोग अगर एक ही सोसाइटी में रहते हो तो उसे हम विविधता कहते हैं। लेकिन वहां पे सुमेरी भी बोला जाता था, अक्कदी भी बोला जाता था और अरमाइक भी बोला जाता था। तो इसके आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है वो मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गिल्गमिश कहां का शासक था? गिल्गमिश राजा था, कहां का राजा था? ये भी आई रहेगा, 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। गिल्गमिश कहां का शासक था, कहां का राजा था? पहला है उर भी मेसोपोटामिया का एक प्रमुख शहर है। उरुक भी मेसोपोटामिया का प्रमुख शहर। मारी भी मेसोपोटामिया का प्रमुख शहर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गिल्गमिश भी जो था वो उरुक का ही शासक था। उरुक जो मेसोपोटामिया का बड़ा ही व्यापारिक केंद्र था, शहर था, वहां के राजा के रूप में जाना जाता है गिल्गमिश को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता था? हमने यहाँ पे तो मेसोपोटामिया पढ़ लिया, मेसोपोटामिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब हम रोमन साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं कि रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री, लिखने के लिए जो सामग्री यूज होता था उसमें किसका बहुतायत से प्रयोग होता था? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सामग्री क्या था? पहला है कागज, दूसरा है पेपराइस पत्र, तीसरा है धातु की पट्टियां, क्योंकि मेसोपोटामिया में तो मिट्टी की पट्टियां यूज होता था, लेकिन समय आगे की ओर बढ़ा, उसके बाद धातु की पट्टिकाएं यूज होने लगी, मतलब धातुओं पे चीजों को चित्रण, मुद्रण, छपाई करके रखा जाने लगा। घ कहता है मिट्टी की पट्टिकाएं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के रूप में यूज होने वाला चीज था वो था पेपराइस पत्र। इस पत्र पे लोग करेरी एक मतलब कि रंग को उसमें लकड़ी के माध्यम से डुबाकर उसके ऊपर लिखने का काम करते थे। ऑप्शन ख जो है वो उत्तर इसका होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती है? उत्तर में जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य कोई छोटा साम्राज्य तो था नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण, उसके बाउंड्री, उसके मतलब की सीमा क्षेत्र का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? पहला है राइन नदी, डेन्यूब नदी, दजला और फरात नदी,
क और ख दोनों। तो देखिए राइन नदी और डेन्यूब नदी जो है वो उत्तर के दिशा में रोमन साम्राज्य के सीमा का निर्धारण करता था, मतलब बताता था कि इस सीमा के बाद रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस सीमा के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यहां पे राइन और डेन्यूब दोनों होगा, मतलब क और ख दोनों इसके सही उत्तर होंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने किया था। प्रिंसिपेट, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने किया। क कहता है सीजर ने किया, ख कहता है जस्टियन ने किया, ग में है ऑगस्टस ने किया, घ में है टिबेरियस ने किया। तो प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस थे। ऑगस्टस के माध्यम से, मतलब ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। ऑगस्टस के माध्यम से प्रिंसिपेट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है शांति काल के रूप में, शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है। कौन सा ऐसा राजा था जिसके शासन काल को शांति काल के रूप में जाना जाता है या फिर शांत समय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क कहता है ऑगस्टस, ख कहता है टिबेरियस, ग कहता है कॉन्स्टेंटाइन, घ कहता है जस्टियन। तो देखिए जो सबसे शांत समय था जिसके राज्य में, ऐसा राजा जिसके समय को शांत काल कहा जाता है वो ऑगस्टस था। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मंदिर क्या थी, या फिर आप कह सकते हैं मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या थी। तो देखिए कौन सा ऐसा वस्तु था जो मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि रोमन साम्राज्य या मेसोपोटामिया का साम्राज्य, इनके मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब इनकम जो था वो व्यापार पे टिका हुआ था। बिजनेस नहीं करते तो इनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती। और ये बात हम इतने पुरानी नहीं कर रहे, आज के समय की अगर हम बात कर लें तो आज भी भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, कोई से बड़ी देश हो, वो अपनी अर्थव्यवस्था उसका जो है वो व्यापार पे ही टिका हुआ है। तो रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक जो चीजें थी जिसका यह व्यापार करता था वो क्या था। पहला है गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, उपरोक्त सभी। तो देखिए रोमन साम्राज्य में व्यापार के लिए गेहूं का भी उपयोग होता था, अंगूर से बनाए गए शराब का भी उपयोग होता था, जैतून के तेल का भी उपयोग होता था। अर्थात आप ये कह सकते हैं रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उपरोक्त सभी के ऊपर टिकी हुई थी। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य एक आधुनिक समाज था, इसके कारण समाज था, इसके क्या कारण थे। तो देखिए पहला हमारे पास है रोमन समाज में एकल परिवार व्यापक था, महिलाओं को कानूनी अधिकार था, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा मिला हुआ था। तो सही विकल्प चुनना है। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार मतलब था, मतलब सिंगल फैमिली थी, वहां पे महिलाओं को कानून के अंदर अधिकार प्राप्त था, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा। कहने का मतलब है कि रोमन साम्राज्य में आपको पता है कि हर एक के घर में एक स्लेव हुआ करता था, दास हुआ करता था। आगे चलकर इन दासों को पूंजी देकर इनसे व्यापार भी करवाया जाता था। तो ये तीनों पॉइंट्स इसके सही होंगे। रोमन साम्राज्य एक आधुनिक समाज था, इसके ये तीनों कारण हैं। तो तीनों कारण जो हैं मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, घ इसका सही उत्तर होगा। तीनों चीजें रोमन साम्राज्य को आधुनिक समाज बनाता था। अगला स्लाइड हमारा कहता है युग में सुमेलित कीजिए, मतलब इन सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मैच करना है। तो सूची 1 में सबसे पहले हमारे पास है कैंपिया, फायूम, बायोटिका, बाइजेकियम। अब दूसरी तरफ हमारे पास है मिस्र, ट्यूनेशिया, इटली और स्पेन। तो अब यहाँ पे हमारा जो कैंपेनिया है ये हमारा इटली के साथ जाएगा, ये हमारा मैचिंग करने वाला है। तो ए को आपको तीसरे के साथ मैच करना है। टाइम जो है वो मिस्र के साथ जाएगा, बायोटिका जो है वो स्पेन के साथ जाएगा, और बाइजेकियम जो है वो हमारा ट्यूनीशिया के साथ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। इसको आपको मिलान करके बताना है। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुकला रोमन साम्राज्य से संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन से वास्तुकला रोमन साम्राज्य से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन हमारे पास है रंगशाला, ख है कोलोसियम, ग है जल सेतु और घ है कैथीड्रल। तो देखिए मतलब यहाँ पे अगर वास्तुकला की बात करें तो आपको पता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर वास्तुकला का बहुत महत्व था। ये जो घर बनाते थे, मॉल बनाते थे, रेलवे बनाते थे या गुंबद या कोई भी चीजें बनाते थे, उसमें वास्तुकला का बड़ा ध्यान रखते थे। तो वास्तुकला रोमन साम्राज्य से संबंधित नहीं है, तो कैथेड्रल जो है इसका जो निर्माण हुआ उसमें रोमन साम्राज्य के किसी भी वास्तुकला का कोई भी योगदान नहीं था। घ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अब हमारे पास कथन और कारण वाले हैं, मतलब अभिकथन और कारण के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नामक एक नया सोने का सिक्का बनाया था। क्यों? क्योंकि चांदी की खानों से चांदी का निकलना बंद हो गया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कारण दिया हुआ है, स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गया था। तो अब इसका हमारा है कि कथन और कारण दोनों सही है। मतलब कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नामक एक नया सोने का सिक्का इसलिए बनाया था क्योंकि इनके यहाँ जो चांदी की खानें थी उससे चांदी निकलना बंद हो गया। क्योंकि कथन और कारण दोनों सही होंगे। कथन यहाँ पे ये कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गया था, लेकिन इस कारण से कॉन्स्टेंटाइन सॉलिडस ने एक नया सोने का सिक्का नहीं बनाया था। कॉन्स्टेंटाइन सॉलिडस ने सोने का मतलब अपने हिसाब से सिक्का इसलिए बनाया था क्योंकि यह अपनी मुद्रा के हिसाब से सुदूर देशों में जाके व्यापार करना चाहता था। इसका ऐसा मानना था कि हमारी मुद्रा से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि मेसोपोटामिया में तो बहुत सारे शहर थे, बहुत सारे राजाएं भी थे। हर एक राजा का एकमात्र ये मानना था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर से बेहतर करें, जैसा आज भी होता है। भारत के अलावा और भी 192 कंट्रीज हैं, लेकिन सब क्या चाहता है? सब अपने देशों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। ऐसे ही उस समय कॉन्स्टेंटाइन ने इसी कारण से नए सोने का सिक्का का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मंगोलियन जो समाज था, चंगेज खान के द्वारा जो मंगोलियन साम्राज्य तैयार किया गया, इस मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये बिजनेस क्या करते थे? पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक, तीसरा ज्योतिष और शिल्पकारी। तो कृषि तो ये करते ही नहीं थे, क्योंकि इनका उस समय का जीवन खाना बदोश हुआ करता था। ये एक जगह पर टिकते नहीं थे। ये पशुपालन और शिकारी संग्राहक थे। या तो कुछ लोग पशुपालन करते थे, अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाके चराते थे, जाते थे, और दूसरा ये शिकारी संग्राहक भी थे। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका क्या मतलब होता है? बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है। हालांकि हमारे यहाँ बर्बर मतलब हिंदी की भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खतरनाक, अत्याचारी, जो एक दूसरे पे अत्याचार करता है। लेकिन यह एक यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ हमें निकालना है, क्या वो हिंसक होता है, शक्तिशाली होता है, गैर कानूनी या शिकारी? तो बर्बर जो यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मुख्य रूप से अर्थ है गैर कानूनी, मतलब जिसका उपयोग हमारे संविधान में नहीं करने के लिए कहा गया हो और उसी काम को हम कर रहे हो, तो उसे हम गैर कानूनी काम कहते हैं। तो बर्बर यूनानी शब्द भाषा का जो मतलब है वो है गैर कानूनी। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? चीन में जो महान दीवार है इसका निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन क कहता है, राज्य की सुंदरता में वृद्धि के लिए, मतलब देश के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, या व्यापार में वृद्धि के लिए, या फिर कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए, या फिर यायावर कबीले के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। तो आपको पता है चीन के ऊपर उस समय कई बार लोग आक्रमण करते थे। आक्रमण, चीन की सुरक्षा, मतलब चीन के कई मतलब अलग अलग समुदाय थे इसके चारों तरफ, क्योंकि चीन का भी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत की तरह बहुत बड़ा है। इस कारण से उस समय कई सारे ऐसे यायावर थे, मंगोलियन भी थे, जो उस पे अटैक कर देते थे। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन घ आप लिखिएगा, यायावर कबीलों के आक्रमण से खुद को सुरक्षित करने के लिए, चीन खुद को अपने आप को बचाने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा था? क्या कहा जाता है? मतलब चंगेज खान के, ऐसे भी चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसका जितना भी बड़ा शासन प्रणाली था वो 4 भागों में बट गया था, 4 अलग अलग खेमों में टूट गया था। तो चंगेज खान के बाद जो उसके 4 पुत्र थे उन्होंने अपनी जो सैनिक सेना बनाई या फिर सैन्य शक्ति को बढ़ाया, उसको क्या कहते थे? उसको वो नोयान कहते थे। उनके अंदर में जितने भी सैन्य शक्ति थी उसको वो नोयान के नाम से जानते थे। ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त था? मंगोलिया अभी एक गणतंत्र देश है, डेमोक्रेटिकल कंट्री है, तो वहां पे चंगेज खान को किस रूप में लोग समझते हैं? क्योंकि चंगेज खान तो मंगोलिया का ही था और अब इतने अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा राज्य स्थापित किया, तो पूरे देश की नजर में चंगेज खान को कैसा समझा जाता है? क्या उसे दार्शनिक के रूप में समझा जाता है, या फिर उसे बर्बर शासक के रूप में समझा जाता है, या फिर यायावर सम्राट के रूप में समझा जाता है, या फिर महान राष्ट्र नायक के रूप में समझा जाता है? सिंपल सा प्रश्न का जवाब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने भारत देश में रहते हो और चंद्रगुप्त मौर्य को आप कैसे समझते हो, अशोक सम्राट को कैसे समझते हो, तो आप यही कहोगे ना कि वो बहुत ही बढ़िया राजा था, बहुत ही बढ़िया शासक था। ऐसे ही मंगोलिया के लिए चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में समझा जाता है। वहां के लोग इसकी पूजा करते हैं, महान राष्ट्र नायक समझते थे, और वाकई में उसकी नीति जो थी वो महान राष्ट्र नायक जैसे ही थी। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का, हालांकि आगे जाके हम जो चंगेज खान के नाम से उसको जानते हैं तो उसका नाम चंगेज खान नहीं था, तेमुजीन नाम था। चंगेज खान, समुद्री खान, सार्वभौम शासक, ये सब उसके नाम नहीं, उसको दिया गया उपाधि था। मतलब उसको ये सब उपाधियां मिली थी अलग अलग तरह के रणनीतियों से युद्ध जीतने के कारण। तो तेमुजीन क जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरीलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया? तो मंगोल कबीले के सरदारों के सभी कुरीलताइयों ने, कुरीलताई का मतलब होता है अपने अपने ग्रुप का लीडर। तो जब चंगेज खान ने पहली बार युद्ध को जीता उसके बाद उसको सभी लोगों ने समुद्री खान का उपाधि दिया। चंगेज खान भी उसको उपाधि ही मिला था, समुद्री खान भी उसको उपाधि ही मिला था, सार्वभौम शासक के रूप में भी उसको उपाधि ही मिला था। तो चंगेज खान के ये तीनों नाम बड़े ही प्रचलित हैं, तो इन तीनों नामों को याद रखिएगा। तो मंगोल कबीले के सरदारों के सभी कुरीलताई ने उसे समुद्री खान की उपाधि को सौंपा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ है। सामंतवाद जो है वो जर्मनी के शब्द फ्यूड से इसका निर्माण हुआ है, जिसका क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या कृषक होता है, कृषक मतलब कृषि करने वाले, आपसी विवाद होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है और धार्मिक समुदाय होता है। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और इसका मतलब भूमि का एक टुकड़ा होता है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था कई लंबे सालों तक पूरी दुनिया में तो रही ना। और सामंतवादी व्यवस्था होती क्या है? सामंतवादी व्यवस्था में एक राजा के माध्यम से एक जमींदार को कुछ जमीन का हिस्सा दे दिया जाता है। कुछ कहने का मतलब है हजारों एकड़ समझ लो, जिसको वही जमींदार अपने से छोटे छोटे लोगों को बांटकर उससे खेती भी करवाता है, टैक्स भी लेता है और जमीन पर उगाए गए जो भी प्रोडक्ट हो, गेहूं चावल मक्का, उसका हिस्सा भी लेता है। यही सामंतवादी व्यवस्था था। तो सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और इसका मतलब भूमि का एक टुकड़ा होता है। ऑप्शन ग जो है सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। श्रेणी शब्द का अभिप्राय क्या है? श्रेणी शब्द से आप क्या समझते हो? ऑप्शन क कहता है भिक्षुओं के रहने का स्थान। ऑप्शन ख कहता है ऐसी संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती हो। ग कहता है नगरों में रहने वाले व्यापारी वर्ग। घ कहता है चंद्र पंचांग पर आधारित एक त्योहार। तो श्रेणी का मुख्य रूप से जो मतलब है वो है ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, जो भी प्रोडक्ट आप उगाते हो उसके गुणवत्ता को चेक करे, उसके मूल्य को निर्धारित करे, उसके बिक्री पर कंट्रोल रखे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अपना बैलेंस बना के रखे। तो ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार का क्या नाम है? तो लियोनार्डो दा विंची के माध्यम से ही मोनालिसा की भी पेंटिंग हुई थी और द लास्ट सपर चित्र का भी बना था। आपसे अगर यहाँ पे द मोनालिसा का भी नाम रख दे तो आप लियोनार्डो दा विंची का ही नाम लेना, और द लास्ट सपर का भी नाम पूछ ले तब भी आप लियोनार्डो दा विंची का ही नाम लेना, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची के माध्यम से ही मोनालिसा और द लास्ट सपर की पेंटिंग को बनाया गया था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का भी निर्माण किया था, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। गुटेनबर्ग के माध्यम से पहली छपाई की मशीन का निर्माण किया गया था। तो गुटेनबर्ग द्वारा जो पहली पुस्तक छापी गई वो कौन सी थी? मानवतावादी विषयों की पुस्तकें थी, आयुर्विज्ञान विश्वकोश था, बाइबल की 150 प्रतियां थी। बिल्कुल, बाइबल की 150 प्रतियां इसलिए थी क्योंकि उस समय जो पॉप के अधिकारी थे, मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया भी है कि जो पॉप थे, जो पादरी थे, वो बाइबल के मतलब को अपने हिसाब से आम जनता को समझाते थे। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया, जो ओरिजिनल बाइबल था उसके ही 150 प्रतियां, मतलब कि 150 प्रतियां अलग अलग भाषाओं में छाप के अलग अलग लोगों को दिया, ताकि आम लोग भी इन चीजों को समझ सके। तो गो ऑप्शन सही होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया अभियान। सबसे पहले तो आप कैथोलिक चर्च को समझ लीजिए, फिर मार्टिन लूथर को समझिए। कैथोलिक चर्च जो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉप और पादरी के द्वारा चर्चों के ऊपर आधिपत्य था, ये हर चीज को कंट्रोल करते थे, आम जनता को कंट्रोल करते थे, व्यापार को कंट्रोल करते थे, यहां तक कि चर्च को कंट्रोल करते थे, और सबसे बड़ी बात ये राजाओं को भी कंट्रोल करते थे। इनके एक आदेश से राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाती थी। दूसरा है हमारे पास मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी के सेक्सेन शहर के रहने वाले थे। सेक्सेन शहर में इनका जन्म हुआ था और ये एक भिक्षु थे। भिक्षु कहने का मतलब है मतलब बाइबल के जुड़े ज्ञानों को, औचित्य को समझाने का काम करते थे। तो जब इन्होंने देखा कि भाई बाइबल के जो पॉप हैं, पादरी हैं, वो गलत तरीके के इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। अब जैसे कैसे, हमारे भारत की ही बात कर लो, आपको बड़े बड़े स्वामी जी मिल जाएंगे अलग अलग किस्म के। कोई जादू फूक करते हैं, कोई मंत्र मारते हैं, कोई कहते हैं कि हम वहां भेंट करा देंगे, कोई कहते हैं वहां भेंट करा देंगे। तो ये 20-25 जो साधु संत है ना बड़े बड़े, इनके ज्ञान कभी भी आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होते। कोई कहता है कि आप ऐसे पूजा करो, कोई कहता है आप ऐसे पूजा करो, तो ऐसे ऐसे और ऐसे वाला पूजा को ना लेकिन लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। इसी प्रकार का कंफ्यूजन उस समय वहां पे पॉप, पादरी और आम जनता के बीच में भी था, जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर ने वहां पे अभियान चला दिया। कौन सा अभियान? पहला है रेंसा, दूसरा है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। हाँ, प्रोटेस्टेंट सुधारवादी होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि जब यहां पे इनके आपस में ही फूट हो गया तो इनका जो चर्च था ना, चर्च के अंदर वाले जो पादरी धर्म के विचारक थे, उनमें दो भाग बट गया। एक तो जो चर्च की तरफ, दूसरा तरफ प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की तरफ, जिसका मार्टिन लूथर जो है वो अगुवाई कर रहे थे। तो ख ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कॉपरनिकस ने सिद्ध किया। कॉपरनिकस एक ऐसा वैज्ञानिक था, आप कह सकते हैं वैज्ञानिक था, जिसने ये बताया था पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उसी समय की बात है। तो कॉपरनिकस एक प्रकार का साइंटिस्ट आप इसे समझ लीजिए, जिसने ये बताया था पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते हैं। तो अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोसाइटी ऑफ जीसस क्या था? सोसाइटी ऑफ जीसस से आप क्या समझते हैं? ये क्या मानवतावादी विचारों की संस्था थी? कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई नई संस्था थी? हाँ, सोसाइटी ऑफ जीसस कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था थी। क्या हुआ, मार्टिन लूथर ने जब इनके लिए आंदोलन किया आम जनता के लिए, और बाइबल के जो मतलब ओरिजिनल समझ था उसको समझाने के लिए, तब जो पॉप थे, जो चर्च के अंदर फादर मदर सिस्टर थे, वो इनसे टूट गए थे। तो उन्होंने फिर जब देखा कि हमारी तो वैल्यू ही नहीं रही, सब मार्टिन लूथर की तरफ चला गया, तो उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस का निर्माण किया, जिसके माध्यम से वो ये चाहते थे कि उनके अंदर जो गलतियां हुई है उसे वापस सुधारा जाए। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जेसुइट कौन थे?
इटली के पादरी थे, सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे, हाँ सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे, जिसे जो घूम घूम कर अपने अंदर के आंतरिक गलतियों को सुधार रहे थे और समाज में लोगों को बता रहे थे कि अब जो है वो जो पॉप है, जो पादरी हैं, वो समाज में बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम कैसा हो गया, जैसे बीजेपी और केजरीवाल का हो गया। केजरीवाल का शासन था इतना दिनों तक, कुछ अच्छा नहीं शायद किया, इसलिए बीजेपी आ गया। अब सबको घूम घूम के ये कहना कि हम अब और बेहतर करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, ये करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे। सेम कंडीशन इनके साथ भी वहां पे अप्लाई हो रहा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भिक्षुक मार्टिन लूथर निवासी थे। तो मैंने ये पहले भी चर्चा किया था, ये जर्मनी के सेक्सन सिटी के रहने वाले थे। तो ये जर्मनी इसका सही उत्तर होगा, गो ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? डच के लिए, ब्रिटिश के लिए, फ्रांसीसी के लिए, पुर्तगालियों के लिए। तो ये सब ब्रिटिश के लिए किया जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश वाले लोग ही थे जो इन जगहों पर जाके इनके मूल निवासी को हटाकर वहां पे खुद को प्राकृतिक अधिकारी समझा दिए। मतलब बोला कि यहाँ के जगहों का हम अधिकारी हैं, हमारा अधिकार है इन जगहों पे, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनको तो खेती करने नहीं आता, ये खेती करने की नीतियों को नहीं समझ सकते। तो मतलब इनके ब्रिटिश के हिसाब से कहने का ये मतलब था जिनको खेती करने नहीं आता वो प्राकृतिक अधिकार जमीन का रख ही नहीं सकता। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है लातिनी शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? लातिनी शब्द जो ऑस्ट्रल है उसका अर्थ निम्न में से क्या है? वानर, गांव, दक्षिण और समुद्र। तो लातिनी शब्द में जो ऑस्ट्रल वर्ड है उसका मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण ही इसका अर्थ है। ऑप्शन ग जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा है और पर्थ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो कैनबरा आपको लिखना है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। टेरा न्यूलियस शब्द का क्या अर्थ होता है? टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ होता है जो किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं। ऑप्शन क इसका सही उत्तर है। टेरा न्यूलियस का मतलब होता है जो किसी का भी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस, नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा, VVI प्रश्न रहेगा। 4-5 VVI प्रश्न तो मैंने अभी तक आपको बता दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस, नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? नेशनल सॉरी डे 26 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है नीचे दो कथन वाक्य एक कथन तथा दूसरा कारण के रूप में दिया गया है। मतलब एक कथन और एक कारण हमारे पास है। इन दोनों कथन और कारण को पढ़कर हमें इन ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनना है। कथन कहता है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में सोने के कुछ चिन्ह मिले। हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने के लिए यहाँ पे आ पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे ये बात दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। यहाँ पे 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। हो सकता है कुछ जमीन के नीचे हुए कुछ सोना का खजाना मिल गया होगा थोड़ा मोड़ा। अब यूरोप में जैसे कि फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब ऐसे मतलब जानवर की तरफ पहुंच गए वहां पे जैसे कि अब उनको खजाना मिल ही जाएगा। अब इस कारण से वो लोग क्या हो गए, चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने की उम्मीद से अमेरिका पहुंच गए। तो इसके ऑप्शन में आप केवल क्या कौन में कह रहा है केवल कथन सही है? नहीं। केवल कारण सही है? नहीं। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है ये भी नहीं होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन हमारे पास इसका जो कारण है तथा कारण कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नीचे दी गई सूचना के आधार पर व्यक्तियों को पहचानिए। एक जर्मन दार्शनिक, तो जर्मन का कौन था? कार्ल मार्क्स था। इन्होंने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा। बिल्कुल कार्ल मार्क्स ही होगा। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जर्मन के दार्शनिक थे और पूंजीवाद के सख्त विरोधी।
तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दुनिया का तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है? तो यांगत्से जो है वो दुनिया का तीसरी सबसे लंबी नदी में से आता है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह निम्न में से कौन सा है? मतलब चीन में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग पाए जाते हैं? तो हान जाति के ही लोग पाए जाते हैं। हान वहां का प्रमुख जाति है। जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म है ना, वैसे ही चाइना के अंदर हान नदी भी है और वहां के लोग को भी मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं की जाति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन घ जो है इसका सही उत्तर है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? मतलब जापान में तो ऑलरेडी हमारे पास 5 द्वीप हैं, हमने 5 द्वीप के बारे में पहले भी पढ़ा है। होशु है जापान का, कोइशु है, सोकोकू है, कोइसोक्यो जो है ये जापान के द्वीप में नहीं आता। हालांकि इसके अलावा भी, इन द्वीप के अलावा भी 2 द्वीप और हैं जो जापान के अंदर प्रमुख द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। होशु सबसे नंबर 1 पे आता है, शिकोकू नंबर 2 पे आता है, कोइशु नंबर 3 पे आता है, 2 हमारे पास है, लेकिन कोइसोक्यो जो है वो हमारे जापान के अंदर का नहीं है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जापान की राजधानी, बच्चे को पता होगा, टोक्यो है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। जापानियों की कानूनी सोच किस देश के सोच से प्रभावित थी? तो जर्मनी से ये प्रेरणा ले रखे थे। जब चीन और जापान दोनों अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों अपने आप के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया था, लेकिन जापान बहुत ज्यादा तेजी से आगे निकल गया। इसका मुख्य कारण यह था कि इसने अपनी जो दोस्ती है वो पश्चिमी सभ्यता के देशों के साथ बना लिया। और चाइना में क्या था, ये एकांतावास में था। ये अपने अंदर जो उगाता था खेती, वो भी पारंपरिक तरीके से, जो पुराने रूढ़िवादी विचार में हल जोतना है, हसुआ से लकड़ी जंगल काटना है। लेकिन जापान धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा था। यहां पे कंफ्यूजन ये था कि जापानी के बारे में पश्चिमी लोग ये सोचते थे कि ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जापान उनको अपने कंट्रोल में ले चुका था, उनसे नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहा था, अपने बच्चों को विदेश भेज रहा था, नई नई जानकारियां लेके अपने देश बुला रहा था। और एक समय ऐसा आया कि ये उपनिवेश वासक देश बन गया, दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया। तभी तो वर्ल्ड वार में इसके ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया और इसके 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त कर, तब जाके ये ठंडा हुआ है। नहीं तो ये तो इतना तेज था कि किसी भी देश पे आक्रमण करके उसको अटैक करके अपने कंट्रोल में ले रहा था। तो यहाँ पे ये जो जापान की कानूनी सोच है वो जर्मनी से मिलती जुलती है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अगले क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे ये चित्र शायद आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के पीछे कार है। तो सिंपल सा बात है, औरतों का कार क्लब है। औरतों के पीछे जो कार दिखाई दे रही है ये यही दर्शाता है कि ये कार क्लब है। ऑप्शन जो क है यही इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कारण और अभिकथन वाले प्रश्न है। यहाँ पे बताया गया है ए तथा दूसरा कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। कथन ए कहता है 20वीं शताब्दी के जापान में लिंग समानता का दौर था। कारण आर कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अभिनेत्री के रूप में कार्य करना आरंभ किया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 20वीं शताब्दी में जो जापान में महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है ना, वो नहीं था। और कारण कहता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो हीरोइन, एक्ट्रेस के रूप में काम करना शुरू कर चुकी थी। केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन और कारण का जो है वो स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब 20वीं शताब्दी में जापान में लिंग समानता का दौर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी वहां की महिलाएं एक्ट्रेस बन गई तो वो लिंग समानता को दर्शाता है। मतलब ये स्पष्टीकरण कथन का नहीं कर रहा है। तो गौ जो है यही इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दी गई सूचना के आधार पर व्यक्तियों को पहचानिए। वे निर्वाध रूप में आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये चाइना का कुछ शब्द होगा, सन मिन चुई, मांगचुंग चांगचुंग यही सब चलता है वहां पे। पहला है माओ तेउसंग, सत्य यात सेन, चियांग कोई शेख, को मिनलंग।
देखिए यहाँ पे जो आधुनिक चीन के संस्थापक के रूप में सत्ययान सेन को माना जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, चीनी क्रांति को लेके, चीन के अंदर आधुनिकरण को लेके, चीन के एकांतावास को तोड़ने के लिए, चीन का अमेरिका के साथ व्यापार करने के संबंध में बहुत सारे मुद्दों पर सत्ययान सेन का नाम आता है। तो इनके जो सत मीन चुई है इस नाम से ये मशहूर थे। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्लास 11th हिस्ट्री जो इतिहास था उसके 7 चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न समाप्त हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। यदि किसी प्रश्न में आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।